हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट यानी कि जो हिंदी की 15 नंबर की पेडागोजी आती है उसको आज हल करेंगे। ठीक है, हम किसी काम से बाहर हुए हैं तो आप सभी को इसी के माध्यम से आज क्लास ये मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर हिंदी पेडागोगी का कि बच्चों को अपने परिवेश में दो भाषाएं सुनने को मिलती हैं। कितनी भाषाएं? दो भाषाओं का सुनना बच्चों के लिए लाभकारी है, बच्चों के लिए हानिकारक है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पारस्परिक रूप से बाधित करेगा। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि दो भाषाएं अगर बच्चा सुन रहा है तो उसके लिए लाभकारी होगा, हानिकारक होगा, या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पारस्परिक रूप से बाधित तो करेगा। तो इसका राइट आंसर अगर देखोगे, मान लो जैसे बच्चा है तो बच्चा अगर परिवार में रहता है या सामाजिक, तो उसके अंतर्गत यानी कि भाषा अर्जन यानी कि दो, आंसर इसका राइट वाला फर्स्ट हो जाएगा कि बच्चों के लिए लाभकारी हो जाएगा। अब देखिए, भाषा एक क्या है? एक नियम शासित प्रणाली जिसके लोगों को एक समूह अपने विचारों भावनाओं को व्यक्त करने साझा करने करता है। अब बच्चों की भाषा का विकास अधिग्रहण भाषा सीखने के माध्यम से होता है। अब देखिए, जैसे हम बात करें भाषा अर्जन की, ठीक है, तो यह मानव मस्तिष्क की जन्मजात क्षमता के कारण मूल या दूसरी भाषा सीखने से अचेतन प्रक्रिया को संदर्भित करता है। भाषा अर्जन क्या होती है? यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसके तहत बच्चे अपने मूल वातावरण से कुछ ना कुछ सुनते और देखकर उन्हें दोहराकर भाषा सीखते हैं। मान लो छोटा बच्चा होता है तो कैसे, जैसे कोई कोई किसी को बुला रहा है बाबा, तो बच्चा सुनेगा तभी तो उस व्यक्ति को बुलाएगा। ठीक है, तो भाषा अधिग्रहण के लिए किसी औपचारिक निर्देश की आवश्यकता नहीं होती। बच्चे भाषा तब सीखते हैं जब उन्हें अपने आसपास के वातावरण में भाषा का अनुभव होता है। यानी कि अगर बच्चा सीखेगा आसपास की भाषा को तो उसको आसपास का अनुभव होगा, तभी वो भाषा को सीख सकता है। ठीक है, यदि बच्चे अपने आसपास बोली जाने वाली दो भाषाएं सुनते हैं तो दो भाषाओं के संपर्क में बच्चों को लाभ होगा, क्योंकि दो भाषाओं का संपर्क न केवल किसी व्यक्ति भाषाई सूची समृद्ध करता है, बल्कि व्यक्ति के संचार संवादात्मक शब्दों बहुमुखी अधिक खुले विचारों को वाला बनाता है। इसीलिए भाषा बच्चों के लिए क्या हो जाती है? लाभकारी हो जाती है। समझ गए होंगे अच्छे से। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मातृभाषा के अधिगम के दौरान भाषा अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। आप लोग ये जरूर शब्द देखिएगा, नहीं अगर जहाँ पर पूछता है ना तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग देखते होंगे कि ज़्यादातर गलत भी हो जाता है। तो इसमें क्या है? बोलना सीखने से पहले सारक्षा सीख लेना, अपने परिवेश में परिवार के सदस्यों से सीखना, या रटने तथा कंठस्थीकरण के स्थान पर अवधारणात्मक समझ पर बल देना, परिवेश में बोली जा रही दूसरी भाषाओं से अधिगम की संगतता नहीं होती। तो राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर वाला, यानी कि बोलना सीखने से पहले साक्षरता सीख लेना। अब देखो किस प्रकार से कि मातृभाषा लिखने के दौरान भाषा सीखने की प्राकृतिक प्रक्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली मौलिक सिद्धांतों में से नहीं है। ठीक है, देखो आमतौर पर अगर बात की जाए तो भाषा अधिग्रहण की प्राकृतिक प्रक्रिया में, किसमें? प्रकृत प्रक्रिया में बोलने का विकास साक्षरता से पहले होता है। अब जैसे शिशु हो गया और छोटे बच्चे सबसे पहले आसपास के लोगों की बोली बोली सुनकर उनकी नकल करके मौखिक भाषा समझना और उनका उपयोग करना सीखते हैं। ठीक है, साक्षरता पढ़ने और लिखने का कौशल विकास आमतौर बाद में होता है। अक्सर औपचारिक शिक्षा शुरू हो जाती है, जैसे बोलकर, जैसे बच्चे को सिखाया जाता है तो बच्चे कैसे सीखते हैं? अब कोई दादी बाबा है तो सिखाएगा बच्चे को, तो घर परिवार वाले कहते हैं ये फूफा हैं, ये चाचा हैं, ये दादी हैं, ये बाबा, ऐसे तो सिखाया जाता है, तभी तो बच्चा हर एक चीज़ को जान पाएगा। तो इसीलिए बोलना सीखने से पहले साक्षर सीख लेना। ठीक है, अब देखो इसी में और चीज़ें हैं। देखो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाती है ना तो आप सभी लोग अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, परिवेश में परिवार के सदस्यों से सीखना भाषा अधिग्रहण की अनौपचारिक प्राकृतिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू। बच्चा सबसे पहले अगर सीखेगा तो वो घर ही से ही सीखेगा। ठीक है, आगे बढ़े। थर्ड नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अधिगम संज्ञानात्मक गतिविधि है, अधिगम विकलांगता भाषा अधिगम से संबंधित नहीं है, बच्चों को उनकी गति के अनुसार काम करने देना शिक्षकों की ओर एक बड़ी मदद है,
या अधिगम विकलांगता की शुरू की पहचान कर लेना सफल परिणाम कुंजी है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर देखोगे तो बात करें कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर है आपका सेकंड वाला, यानी कि अधिगम विकलांगता भाषा अधिगम से संबंधित नहीं है। कैसे? देखिए, भाषा सीखना और सीखने की क्षमता आसपास से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। ठीक है। अब भाषा सीखने में अपनी मूल भाषा से परे एक नई भाषा को समझने, बोलने और पढ़ने लिखने कौशल का अधिग्रहण शामिल है। सीखने की क्षमता एक तांत्रिक संबंधी विकार है। किसका? तंत्रिका संबंधी, सॉरी तांत्रिक हो गया यहाँ पर। सीखने की अक्षमता एक तंत्रिका संबंधी विकार जो मस्तिष्क की जानकारी प्राप्त करने, संबंधित ग्रहण करने, प्रतिक्रिया देने और संचार के माध्यम क्षमता को प्रभावित करता है। अब देखो, भाषा सीखना वास्तव में एक संज्ञानात्मक गतिविधि है जिसमें स्मृति, ध्यान और समस्या समाधान जैसी मानसिक प्रक्रिया शामिल होती है। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे खराब कक्षा प्रणाली की पहचान करें। सबसे खराब कक्षा प्रणाली की पहचान क्या है? मैं अपने विद्यार्थियों को गलतियां करने की अनुमति देती हूँ। मैं अपने विद्यार्थियों को कक्षा में विचरने और चर्चा करने की अनुमति देती हूँ। मैं विद्यार्थियों को कक्षा की मैं भाषा कार्य करने, बोलने को प्रोत्साहित करती हूँ। मैं लेखन कार्य के लिए प्रारूप तैयार करने पर बल देती हूँ। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सबसे खराब प्रणाली पहचान करें। देखिए, अगर मैं अपने विद्यार्थियों को गलतियों करने की अनुमति देती हूँ तो एक तरीके से क्या, देखो सही है कि गलत? तो इसका राइट आंसर देखोगे तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, मैं लेखन कार्य के लिए प्रारूप तैयार करने पर बल नहीं देती हूँ। ठीक है, ये है यहाँ पर, देखो नहीं आया सब, तो यही आपका सबसे खराब प्रणाली है। ठीक है, देखिए कक्षा में अगर बच्चा अभ्यास उन तरीकों, रणनीतियों और तकनीकों से संदर्भित करता है जिनका उपयोग शिक्षक शिक्षक यानी सेटिंग में सीखने की सुविधा कराता है। इसमें शिक्षण तकनीकों, छात्र जुड़ाव रणनीतियों, मूल्यांकन विधियों, कक्षा प्रबंधन शैलियों और विभिन्न शैक्षिक संसाधनों और प्रौद्योगिकी को उपयोग गतिविधियां एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। देखो, जैसे इसमें अगर बात की जाए तो छात्रों को गलतियां करने की अनुमति देना से सीखने का माहौल तैयार होता है। ठीक है, मतलब बच्चा अगर जितनी गलती करेगा तो उस चीज को वो सीखेगा। जहाँ नई चीजें को आजमाने, सहज महसूस करने, जिसमें गहरी शिक्षा समझ पैदा होती। छात्रों को घूमने फिरने और चर्चा करने की अनुमति देने की सक्रिय शिक्षण का बढ़ावा मिल सकता है। छात्रों को कक्षा में भाषा संबंधी मुद्दों पर बात करने के लिए प्रोत्साहित करना भाषा के सक्रिय उपयोग को बढ़ावा देता है जो भाषा अधिग्रहण में महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसीलिए राइट आंसर आपका फोर्थ वाला हो जाएगा। आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। 5 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन कक्षा के लिए विशिष्ट चरण नहीं है? ठीक है, ये चीज बहुत ध्यान रखना। पाठ्य सामग्री में किसी विशिष्ट वाक्य के निष्कर्ष निकालना, अनुच्छेद का सारांश लिखना, अनुच्छेद में भिन्न भिन्न विचारों के बीच जुड़ाव को समझना, अनुच्छेद में अलग अलग शब्दों, वाक्य भेंट, पार्ट ऑफ स्पीच का पहचान करना। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 4 वाला। ठीक है, ये राइट आंसर है। देखिए, पठन अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद में किसी विशिष्ट वाक्य से निष्कर्ष निकालना एक महत्वपूर्ण पठन कौशल है जो समझ को गहरा करने और निष्कर्ष निकालने में मदद करता है। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? सब देखिए नहीं वाले हैं आजकल क्वेश्चन। ठीक है, भाषा अंतरण या ट्रांस लैंग्वेज, समूह संग्रह, संस्कृत प्रघात, शब्द अनुक्रमणिका। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3rd नंबर वाला। ठीक है, देखिए भाषा शिक्षा शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके तहत बच्चा किसी भी भाषा पर संचार संबंधी समझ प्रभाव प्राप्त करता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसकी बात करें, ये क्या होता है कि भाषा उस प्रक्रिया को संदर्भित करते हैं जहाँ बहुभाषी वक्ता संवाद करने के लिए अपने भाषाई प्रदर्शन का उपयोग करते हैं, उसे हम भाषा अंतराणन कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी बात करें जाए इसकी शब्द अनुक्रमण का,
भाषा अध्ययन से संबंधित एक अवधारणा है, विशेष रूप से समूह भाषा विज्ञान, जो किसी पाठ सामग्री या पाठों के समूह के प्रमुख शब्दों की वर्णमाला सूची का संदर्भ देती है। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो ये आपका जो अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, से तात्पर्य भ्रम, अनिश्चितता और चिंता की भावनाओं से जो अब तक अनुभव करते हैं जब वे किसी औपचारिक संस्कृति में डूब जाते हैं। तो इसीलिए राइट आंसर इसका ये वाला हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरी भाषा अंग्रेजी की तुलना में प्रथम भाषा का अर्जन अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि अंग्रेजी जटिल भाषा है, हमें हमारी प्रथम भाषा को बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं। प्रथम भाषा भारतीय भाषा है, अंग्रेजी औपनिवेशिक भाषा है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमें हमारी प्रथम भाषा के बेहतर अवसर प्राप्त होते। ठीक है, अब देखो पहली भाषा मातृभाषा मूल भाषा के रूप में भी जाना जाता है। पहली भाषा वह भाषा है जिसे कोई भी व्यक्ति सबसे पहले सीखता है। ठीक है, आमतौर पर बचपन में सीखी जाती है और आमतौर पर वह भाषा होती है जो व्यक्ति द्वारा सबसे अधिक व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। अगर लैंग्वेज 2 की बात करें, जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी पहली भाषा के अलगाव से अलावा सीखता, यह प्रक्रिया अक्सर अधिक संचरित और औपचारिक सेटिंग में होती है, जो स्कूल आमतौर पर जीवन के बाद में होती है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि बच्चों को सहजता भाषिक क्षमता होती है? बच्चों में भाषा का विकास ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे कि शेष जैविकी कार्यों के विकास। वीएफ स्किनर, नाम चॉम्स्की, लेव वाइगोस्की या जीन पियाजे, किसने कहा है? तो इसको किसने कहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाम चॉम्स्की। ठीक है, बच्चों ने, यानी कि अब देखो, अगर पियाजे का कहना है कि बच्चे में सामान्य बौद्धिक विकास के लिए भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जीन पियाजे भाषा विकास सिद्धांत से पता चलता है कि बच्चे भाषा सीखने के लिए आत्मसात या समायोजन दोनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब वाइगोस्की के अनुसार अगर बात करें तो ये सामाजिक संपर्क शिक्षार्थियों के विकास प्राथमिक कारण, क्योंकि उनका सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि बच्चे कुशल और जानकार लोगों के साथ बातचीत और सहयोग के माध्यम से भाषा सीखते। तो इसका राइट आंसर सेकंड वाला। आगे बढ़े 9 क्वेश्चन की तरफ। व्याकरण में प्रभावशाली शिक्षण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइए। वास्तविक संवाद के नियमों का प्रस्तुतिकरण, संदर्भ में व्याकरण प्रशंसक नियमों का दर्शाना, वास्तविक जीवन से जुड़े संप्रेषण नियमों का अभ्यास करने में अवसर देना, नियम को रटकर और ड्रिल व्याकरण द्वारा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर, कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा की मूलभूत सिद्धांत नहीं है? कक्षा 3 एवं बुनियादी शिक्षा हासिल कर लेना, कलाओं और विज्ञान संबंधता, रटने की प्रवृत्ति और परीक्षाओं के पढ़ने के स्थान अवधारणात्मक समझ पर बल देना, सतत आकलन के लिए योगात्मक आकलन एक मुख्य रूप में। तो देखो, NEP 2020 भारत यानी इतिहास 1968, नीति 1986 दूसरी नीति के बाद तीसरी शिक्षा नीति है। ठीक है, अब इसमें राइट आंसर आपका फोर्थ वाला हो जाएगा। अगर देखो NEP 2020 किसकी बात करें 2020, तो इतिहास पहली बार 1968 में, ठीक है, और दूसरी 1986 में। 1986 दूसरी नीति के बाद अब तीसरी शिक्षा नीति 2020। अब इसमें अगर आपका सतत आकलन के लिए योगात्मक आकलन का मुख्य प्रक्रिया के रूप में है तो इसको समझ लो। सतत आकलन के लिए योगात्मक आकलन एक मुख्य प्रक्रिया के रूप में भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार शिक्षा का मार्गदर्शन करने वाले मौलिक सिद्धांतों में से नहीं है। NEP 2020 रचनात्मक और अनुकूली आकलन को प्राथमिकता देता है, यानी कि कैसी होनी चाहिए कक्षा, रचनात्मक होनी चाहिए, और अनुकूल यानी कि बच्चों के अनुकूल आकलन होना चाहिए, जो केवल योगात्मक आकलन के बजाय शिक्षार्थी के विकास और योगात्मक पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि योगात्मक आकलन जो एक निर्देशात्मक अवधि के अंत में सीखने से मापते हैं। ठीक है, इसलिए राइट आंसर आपका फोर्थ वाला हो जाएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन भाषा के संदर्भ में सही नहीं है? ऐसी कक्षा जिसमें शोर हो रहा है उसे संकेत मिलता है कि शिक्षार्थी सीख रहे हैं।
अनुशासित कक्षा का तात्पर्य है कि जहां शिक्षार्थी चुपचाप बैठे और अध्यापक अच्छी तरह से पढ़ा रहे। विचार करो, समूह के कार्य करो, साझा करो कि वे तरीके जिनमें पूरी कक्षा में गतिविधि संलग्न किया जा सके। एक अध्यापिका विद्यार्थियों को कहानी का रोल प्ले करने के लिए कहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर वाला, यानी अनुशासित कक्षा का तात्पर्य है कि जहां शिक्षार्थी चुपचाप बैठे हैं और अध्यापक अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर, अनुभवजन्य अधिगम में क्या शामिल नहीं है? सब नहीं वाले ही हैं इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषयों के बारे में अंग्रेजी सोचना और बोलना। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी युक्ति चुनौतीपूर्ण सब बच्चों में सहायता देने संदर्भ संगत पूर्ण नहीं है? क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर, अध्यापक को विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों की दूसरी सहपाठियों द्वारा मदद करने के लिए निरुत्साहित करना चाहिए जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े 14 नंबर, सबसे निकृष्ट अनुचित कक्षा प्रणाली की पहचान करें। पाठ्य पुस्तक को अलग क्या लिखा है? अध्यापक अपने अनुसार योजना बनाती है। अध्यापक प्रमाणिक पाठ सामग्री जैसा कुछ समाचार पत्र से लेना चाहिए और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अध्यापक को कुछ अधिक विचार करने की ज़रूरत नहीं है, वह कक्षा में जाए और देखे क्या किया जा सकता है। अध्यापक पिछली कक्षा में पढ़ाए गए पाठों को संदर्भ का प्रयोग करें। क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर 3rd वाला, अध्यापक कुछ अधिक विचारों के लिए ज़रूरत नहीं है और वह कक्षा में जाए क्योंकि वहाँ देखें क्या किया जा सकता है। ठीक है, देखो पाठ्य योजना प्रभावी शिक्षण का एक अनिवार्य हिस्सा है। अब इसमें अगर देखोगे पाठ्य पुस्तक को अगले आइटम का अनुसरण तक तार्किक प्रगति प्रदान कर सकता है, हालांकि इसे कक्षा विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, पाठ्य योजना बनाते समय कौन सी बातों पर ध्यान में नहीं रखनी चाहिए? विद्यार्थियों को सीखने की गति, अपने पाठ के दिन का समय, गतिविधि का क्रम, अनुच्छेद के बारे में अभिभावकों की पसंद। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद के बारे में अभिभावकों की पसंद। देखो पाठ्य योजना वह प्रक्रिया है जहां एक शिक्षक और प्रशिक्षक किसी भी विशेष पाठ के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री, संसाधनों, गतिविधियों और मूल्यांकन विधियों को रूप में तैयार करता है। अब देखो ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र सीखने के उद्देश्य को पूरा कैसे कर सके। देखो पाठ्य योजना बनाते समय विद्यार्थी की सीखने की गति महत्वपूर्ण होती है। जब तक पाठ्य योजना नहीं बनाओगे तब तक कैसे सिखा सकते? यह पाठ की गति, गहराई और जटिलता को अनुकूलित करने में मदद करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि छात्र अवधारणाओं को प्रभावी ढंग से समझ सके। ठीक है, जब शिक्षार्थी यानी जबकि शिक्षा में माता पिता की भागीदारी आवश्यक है। विशिष्ट पाठों, अनुच्छेदों के लिए उनकी प्राथमिकता, अधिकांश शैक्षिक पाठों की योजना सीधे प्रभाव नहीं डालती। अब माता पिता को शैक्षणिक जैसे रणनीति हो गई, पाठ्यक्रम हो गया और संस्करण पूरी कक्षा में सीखने की जरूरतों को समझ में नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद के बारे में अभिभावकों की पसंद। समझ गए? तो आपकी स्क्रीन पर यह है कि भाषा विकास में बच्चे जिन शब्द एवं शब्द संयोजनों को समझते हैं वे क्या कहलाते हैं? ये क्वेश्चन है। तो स्व, निम या ग्रह या उत्पाद या बोध क्या कहलाते हैं? बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए भाषा विकास में बच्चे जिन शब्द और शब्द संयोजनों को समझते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उनको हम लोग उत्पाद कहते हैं। ठीक है, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, ये इसकी बात करोगे तो ये आपका भाषा कौशल, ठीक है, भाषा कौशलों के विकास उत्पादक अभिव्यक्त से होता है।
तो देखो, उत्पादक शब्द संपदा के अंतर्गत वाचन तथा लेखन कौशल विकास आता है, ठीक है। और वाचन तथा लेखन कौशल के दौरान प्रयोग में लाए गए शब्द उत्पाद संपदा का उदाहरण है। तो यानी कि अगर बात की जाए कि शब्द और शब्द संयोजनों को समझते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरे के साथ प्रभावशील और उपयुक्त संप्रेषण में कैसे संलग्न किया जाए कि इससे संबंधित भाषा का घटक क्या है। तो ध्वनि विज्ञान, अर्थ विज्ञान, व्यवहारशील या व्याकरण। राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरों के साथ प्रभावशाली और उपयुक्त संप्रेषण में कैसे संलग्न किया जाए कि इससे संबंधित भाषा का घटक क्या है। तो कैसे संलग्न करोगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अर्थ विज्ञान। कौन हो जाएगा, अर्थ विज्ञान। यानी कि अर्थ विज्ञान या भाषा विज्ञान का वह भाग होता है जो किसी शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को अर्थ अध्ययन में विश्लेषण से संबंधित है। इसमें शब्दों के अर्थों का अध्ययन शामिल होता है, जैसे उनकी व्याख्या करना, अवलोकन करना, स्पष्टीकरण, सरलीकरण, ठीक है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकंड वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है थर्ड कि प्रत्येक बच्चे में भाषा के नियमों की सहजात क्षमता होती है। कैसी क्षमता होती है, सहजात, जो सभी मानवीय भाषाओं में लागू होते हैं। यह विचार किसके द्वारा मतलब कि समर्थित है, तो बताओ किसके द्वारा, व्यवहारवादी, प्रकृतवादी, संज्ञानात्मकवादी, रचनावादी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रकृतवादी, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, प्रकृतवादी। देखिए, शिक्षा में प्रकृतवाद शिक्षा में प्रकृत पालन करे सिद्धांत के लिए। तो इसमें क्या है कि प्रत्येक बच्चे में भाषा के नियमों को सहजात क्षमता है जो सभी मानवीय भाषाओं में लागू होती है। यह विचार किसके द्वारा समर्थित है, तो प्रकृतवाद के द्वारा समर्थित हो जाएगा। देखो, व्यवहारवादी का मानना है कि शिक्षार्थियों में प्रयोगात्मक जांच के माध्यम से वास्तविक जीवन की स्थितियों में अपना ज्ञान लागू करना चाहिए, ठीक है। और रचना दृष्टिकोण से मानता है, यानी रचनावादी अगर मानता है कि बच्चे को उस दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करना चाहिए जिसमें वह रहता है। और संज्ञानवादी क्या होता है, सिद्धांत समर्थन करता है कि भाषा बच्चे में बोलना शुरू करने से पहले संकल्पनाओं की समझ पर निर्भर करता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी को अपने शब्दों में दोबारा कहना, इससे किसके आकलन में सहायता मिलती है, सटीकता, प्रवाह, बोध, स्मृत। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृत, ठीक है। किसमें मिलती है सहायता, स्मृत में। यानी कि विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी को अपने शब्दों में दोबारा, मतलब पहले कहानी पढ़ ली फिर उसको अपने शब्दों में दोबारा पढ़ेगा तो उसे स्मृत आकलन की सहायता मिलती है। इसका अर्थ होता है मन की शक्ति जो हमें गुजरे हुए घटनाओं, ज्ञान के अनुभवों याद रखने में सहायता करती है। अब मान लो जैसे आपके साथ कोई घटना हो जाए तो वो स्मृत, यानी कि अगर कोई घटना हुई हो तो उसको अगर तुम एक बार रिवाइंड कर लोगे तो वो घटना पूरी याद आ जाएगी, यानी आपने वो घटना को पहले देखा है, ठीक है। तो इसीलिए वो आपके दिमाग में आ जाएगी। तो यानी कि अगर कहानी पढ़ लिए तो फिर आपको दोबारा अपने शब्दों में इसके आकलन में सहायता मिलेगी, तो किसको, स्मृत में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, भाषा अधिगम में बौद्धिगम निवेश से क्या तात्पर्य है। बच्चों को उनकी भाषा में वर्तमान स्तर पर एक स्तर के ऊपर भाषाई निवेश देना, बच्चों के उनकी भाषा वर्तमान स्तर के समान ही भाषा निवेश देना, यह आपका हो जाएगा बच्चों को लक्ष्य भाषा में संलग्न होने के अधिकतम अवसर देना, कथा वाचन शिक्षा
सूत्र के माध्यम से भाषा अधिगम में रुचिकर बनाना। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर वाला, ये आपके गलत हो जाएंगे, ये राइट आंसर आपका सही हो जाएगा। बच्चों को उनकी भाषा के वर्तमान स्तर से एक स्तर ऊपर भाषाई निवेश देना। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। बोधगम निवेश का मतलब होता है विकसित करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्री, यानी को बोधगम निवेश कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक पाठ पढ़ा रही है, मतलब एक अध्यापिका है तो बच्चों को क्या पढ़ा रही है? एक पाठ पढ़ा रही है। ठीक है, पढ़ाते समय वह शब्द संपदा पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ठीक है, मान लो शब्द बोल रही तो उन पर संपदा पर ध्यान केंद्रित कर रही है। विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा में शब्दों के अर्थ समझा रही है। वह अनुच्छेद की एक एक पंक्ति का अर्थ बच्चों की यानी निज की भाषा में समझती है। वह कक्षा में किस विधि उपागम का प्रयोग कर रही है? संप्रेषणात्मक उपागम, रचनात्मक उपागम, श्रव्य भाषिक उपागम या व्याकरण अनुवाद उपागम। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संप्रेषणात्मक उपागम, यानी कि वो क्या कर रहे हैं? संप्रेषण कर रहे हैं। संप्रेषणात्मक उपागम यानी कि बातचीत और संप्रेषण अंतःक्रिया के साधन और अंतिम लक्ष्य दोनों मानती है। संप्रेषणात्मक विधि स्वतंत्र विधि नहीं वरन यानी एक दृष्टिकोण है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रचनात्मक उपागम के अनुसार एक अध्यापक को किस सिद्धांत के आधार पर शिक्षार्थियों की जरूरत के मुताबिक रचनाओं को स्तरवार बनाना चाहिए? उपयोगिता, सरलता, अध्यापन में आसान या प्रकार वर्गीकरण और बारंबारिता या पुरानेपन के आधार पर श्रेणीकरण, स्थायित्व या अनुमान, उत्पाद या सामूहिकरण। तो इसका राइट आंसर बताओ। तो इसका राइट आंसर देखोगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोगिता, सरलता और अध्यापन में आसान, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखो, संरचनात्मक उपागम के अनुसार एक अध्यापक को किस सिद्धांत के आधार पर शिक्षार्थियों की जरूरत के मुताबिक रचनाओं में स्तर बनाना चाहिए? तो उपयोगिता के आधार पर, सरलता के आधार पर और आपको अध्यापन के आसान करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक अध्यापक बच्चों को बिना अंत वाली एक खोजी जासूसी कहानी सुनाता है। शिक्षार्थियों को कहानी में प्रस्तुत रहस्य को सुलझाने के लिए कहा जाता है। इस तरह से उसका अंत बताने के लिए कहा जाता है। यह कार्य शिक्षार्थियों के किस स्तर में भाषा अधिगम में आकलन करने में मदद करेगा? निम्न स्तरीय चिंतन, मध्य स्तरीय चिंतन या उच्च स्तरीय चिंतन या बोझ समझ पाने चिंतन का स्तर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ये वाला फोर्थ वाला सही हो जाएगा, बोध समझ पाने के चिंतन का स्तर। ठीक है, देखो इस स्तर पर शिक्षार्थी सामग्री को समझने और विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करते हैं। तो राइट आंसर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कि निम्नलिखित में कौन सी युक्ति बच्चों के भाषा विकास का संदर्भ नहीं करेगी? संदर्भ में भाषा अधिगम के लिए अवसर देना, कक्षा में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया के लिए अवसर देना, इस तरह की गतिविधि खोजना, योजना बनाना जिसमें बच्चे अर्थपूर्ण उद्देश्यपूर्ण के लिए संप्रेषण कर सके, या भाषा के मूल रूप बोलने वाले बातचीत प्रभावशाली मॉडल सुनना और बच्चों को उसकी नकल करने के लिए कहना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका फोर्थ वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला सही हो जाएगा, यानी कि भाषा का मूल रूप बोलने वालों की बातचीत को प्रभावशाली मॉडल सुनाना और बच्चों में उनकी नकल करने के लिए कहना। यानी कि ये युक्ति बच्चों की भाषा विकास में समर्थन नहीं करेगी। ठीक है, ये वाली नहीं करेगी। बाकी अवसर देना, जहां पर हमने बताया कि अवसर दिखाई दे, ठीक, अंतःक्रिया करके एक दूसरे के साथ में, या इस गतिविधि में योजना बनाने जिसमें अर्थपूर्ण उद्देश्य के लिए संप्रेषण कर सके। तो ये बातचीत के
ये वाला आपका नकल जहां पर है, मतलब नकल करने के लिए कहना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा के अध्यापक होने के नाते श्रवण और वाचन के लिए योजना बनाते समय क्या करने की आवश्यकता है। यानी कि भाषा के अध्यापक होने के नाते, ठीक, बच्चों को द्वितीय और विदेशी भाषाओं का अर्जन करके अपनी भाषा के दायरे में विस्तार करने के लिए मदद करना, विद्यार्थियों में कुछ संवाद कंठस्थ करने के लिए देना और फिर कक्षा में अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने के लिए कहना, या बातचीत के विभिन्न प्रकारों में सम्मिलित करने के लिए अवसरों, उद्देश्यों, श्रोताओं समूहों के साथ अधिकाधिक अवसर शामिल करना, कक्षा में विद्यार्थियों में भाषा प्रदर्शन की तुलना में दूसरों के साथ करने के लिए मजबूत पक्ष, आवश्यकता और उच्च प्राथमिकता पहचान करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला। ठीक है, बातचीत के विभिन्न प्रकारों को सम्मिलित करने के लिए अवसरों या श्रोताओं के साथ अधिक अवसर शामिल करना। देखो अवसर जहां पर आपको दिखाई दे, ये आपका पॉजिटिव है वर्ड अवसर। ठीक है, यही समझ लो। देखो और कहीं पर है आपका अवसर नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन इसमें अवसर दिखाई दे रहा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। लेखन सृजन शामिल है, प्रतिलेखन नहीं। लेखन में प्रतिलेखन शामिल है, सृजन नहीं। कुछ लेखनों में सृजन एवं प्रतिलेखन दोनों ही शामिल है। सभी प्रकार के लेखनों में सृजन और प्रतिलेखन दोनों शामिल है। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर वाला। आपकी बाकी गलत हो जाएंगे कि सभी प्रकार के लेखनों में सृजन का प्रतिलेखन दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, देखो सृजन यानी संदर्भ में नए विचारों को, आदर्शों को रूपांतरित करने की क्रिया होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में निबंध यानी कि निम्न कौन से निबंध प्रकार शिक्षार्थियों के अपनी पांचों इंद्रियों के बेहतर प्रयोग के अवसर देते हैं। समझ बूझ पर आधारित निबंध, वर्णनात्मक निबंध, तर्क आधारित निबंध या व्याख्यात्मक निबंध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तर्क आधारित। जहां तर्क की बात आए वो भी आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह कौन सी अवधि है जिसमें बच्चे भाषा अधिगम में सर्वाधिक रूप से ग्रहशील होते हैं। मौन अवधि, चुनौतीपूर्ण अवधि, भाषिक अवधि, जागरूकता संबंधी अवधि। कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जागरूकता रंभी संबंध अवधि, यानी जागरूकता संबंधी अवधि, यानी जिसमें बच्चा अधिगम है तो सर्वाधिक रूप से ग्रहशील होते हैं। तो ये आपका जागरूक, यानी कि जितना जागरूक होगा वही राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा भाषा विकास के लिए सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण है। आकलन हेतु विभिन्न प्रकार के उपकरण विधियों का प्रयोग करना, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक के सभी अभ्यासों को पूरा करना, अंतःक्रिया करने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना, बहुत शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतःक्रिया करने के लिए अधिक से अधिक। फिर देखो अवसर आया तो आपका यही समझ लो राइट आंसर है। जहां आपको अवसर दिखाई दे समझ लो वही राइट आंसर होने वाला है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। ये पेडागोगी का हिंदी का प्रैक्टिस नंबर 2 था। एक व्यवस्था के रूप में भाषा के बारे में चिंतन करने की योग्यता को क्या कहा जाएगा? अधिभाषिक जागरूकता, ध्वनिग्राम स्वामीन जागरूकता, मुद्रित समझ जागरूकता, अर्थ विज्ञान जागरूकता। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यानी कि मुद्रित समृद्ध जागरूकता हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब होता है कि भाषा की प्रतिभा शब्दावली, वाक्यांशों और प्रिंट माध्यम की समझ को संकल्पित करती है। ठीक, तो इसीलिए राइट आंसर आपका थर्ड वाला हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है? भाषा की कक्षा में अध्यापक के लिए बोझ बन जाता है। नई कक्षा में अधिगम के दौरान शिक्षार्थियों के
यानी समनुरूप बनता है। नई भाषा के शिक्षण अधिगम में बहुत सहायक है या नई भाषा के अधिगम में व्यवधान पैदा करता है। तो बताइए क्या होता है अगर एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना। तो देखो, एक अगर बात की जाए तो इसमें देखो, भाषा की कक्षा में अध्यापक के लिए बोझ बन जाता है, नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। नई कक्षा में अधिगम के दौरान शिक्षार्थियों के समरूप यानी समनुरूप बन जाता है, ये भी गलत। नई भाषा के शिक्षण अधिगम में क्या हो जाएगा, बहुत सहायक हो जाएगा। आपका नंबर समझ लो। देखो, भाषा की अगर बात की जाए तो समझ लो वो कहीं ना कहीं पर मदद करेगी बहुत से अधिक। तो भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। तो एक बहुभाषी देश है। देश में लगभग कितनी भाषा बोली जाती है, यानी 1652, 1652 भाषाएं और बोलियां हैं जो 5 अलग अलग भाषा परिवारों से संबंधित होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है कि नई भाषा शिक्षण अधिगम में ये बहुत सहायक हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, कि एक अध्यापक यह मत है, एक अध्यापक का यह मत है कि बच्चों के मस्तिष्क में जन्म से ही व्याकरण के नियम है, इसीलिए वे अनेक भाषाएं सीख सकते हैं। भाषा अर्जन के प्रति उसका उपागम किससे मेल खाता है, व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, प्रकृतवादी, रचनावादी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो एक अध्यापक का यह मत है, मान लो एक टीचर है, ठीक है, वह मत मानता है कि बच्चे के मस्तिष्क में जन्म से ही व्यवहार यानी जन्म से ही व्याकरण के नियम है। तो कैसे, व्यवहारवादी, संज्ञानवादी या प्रकृतवादी या रचनावादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, प्रकृतवादी। कैसे हो जाएंगे, प्रकृतवादी, ठीक है, थर्ड वाला सही हो जाएगा आपका। देखो, भाषा प्रकृतवादी सिद्धांत शिशुओं यानी कि बच्चों की भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता पर केंद्रित है, यानी कि भाषा सीखने की क्या होती है, जन्मजात क्षमता होती है। तो प्रकृतवादी सिद्धांत सुझाव देता है कि हम अपने मस्तिष्क में एक विशिष्ट भाषा सीखने वाले क्षेत्र के साथ पैदा हुए हैं, इसलिए क्या होते हैं। आधुनिक भाषा विज्ञान को के जनक कहे जाने वाले नॉम चॉम्स्की ने भाषा विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। प्रकृतवादी सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने मस्तिष्क में व्याकरण के नियमों के साथ पैदा होते हैं, किसके साथ, व्याकरण के नियमों के साथ में पैदा होते हैं, ठीक। और चॉम्स्की के अनुसार भाषा प्राप्त करने की क्षमता कौन होती है, यानी कि जन्मजात क्षमता हमारी विशिष्ट मानव जैव विरासत के परिणाम है, इससे भाषा अधिग्रहण उपकरण कहा जाता है, ठीक। तो व्यवहारवादी में अगर बात करें, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्यवहारवादी। तो व्यवहारवादी अनुकूलन और पुनर्वलन के माध्यम से सीखने पर जोर देता है। और संज्ञानवादी की बात करें तो मानसिक प्रक्रियाओं, स्मृति और संज्ञानात्मक विकास पर ध्यान देता है। अगर रचनावादी की बात की जाए तो अनुभव के माध्यम से और ये आपका हो जाएगा सक्रिय सीखने, बातचीत और ज्ञान के निर्माण पर जोर देता है। तो देखो, व्यवहारवादी अनुकूलन और पुनर्वलन, संज्ञानवादी मानसिक प्रक्रियाओं, स्मृति और संज्ञानात्मक विकास। तो समझिए इसका राइट आंसर आपका थर्ड नंबर सही होगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तकालय के सत्र में विद्यार्थी पुस्तकालय में अपनी रुचि की पुस्तकें पढ़ते हैं, वे किस प्रकार के पठन में संलग्न है। तो बताओ क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गहन पठन, बारीकी से पठन, विस्तृत पठन या चुनौतीपूर्ण पठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अगर पुस्तकालय है तो पुस्तकालय में विद्यार्थी कैसे पढ़ेंगे, तो किसी चीज को पढ़ने के लिए वो क्या करते हैं, यानी कि विस्तृत पठन करेंगे। क्या करेंगे, विस्तृत पठन। तो विस्तृत पठन से तात्पर्य क्या होता है, उसे पढ़ने जो सामान्य समझ और आनंद के लिए किया जाता है। मतलब आपको कोई चीज अच्छी लगने लगे तो आप लोग उसको बड़े ध्यान से पढ़ते हो। अगर मूवी अच्छी है तो मूवी बड़े ध्यान से देखोगे। तो इसीलिए इसको क्या करोगे भाई, कहानी अगर है तो बहुत अच्छे से तो पढ़ी जाएगी, ठीक है। जिससे विस्तृत पठन ध्यान इस्तेमाल की गई भाषा का सूक्ष्म विवरण, तकनीकों पर नहीं बल्कि पाठ के सामान्य अर्थ और संदर्भ को समझने पर है, ठीक। गहन पठन का मतलब क्या होता है, तो गहन इसमें किसी पाठ का बारीकी से विस्तृत विश्लेषण शामिल है। अब बारीकी से पठन की बात करें तो विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए यह एक त्वरित रिकॉर्डिंग है, ठीक है। और
चुनौतीपूर्ण पठन, इसमें क्या होता है कि इसमें किसी पाठ का गहन विश्लेषण, आलोचना और व्याख्या शामिल है। तो अगर लाइब्रेरी पीरियड में छात्र यानी कि लाइब्रेरी जाते हो, जैसे बहुत सारे लोग लाइब्रेरी जाते होंगे पढ़ने के लिए, जाकर अपनी रुचि की किताब पढ़ते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्तृत पठन कहा जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे अच्छे से। आगे बढ़े, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कक्षा में मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश का क्या तात्पर्य है, बताओ। कक्षा में मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश का क्या तात्पर्य है। तो देखो, कक्षा में बच्चों को पुस्तकें एवं अन्य प्रकार की पठन सामग्री पढ़ने के अवसर देना, बच्चों को मुद्रित हस्तलेख सीखने के अवसर देना, बच्चों को हाथ से छपाई करने के अवसर देना, बच्चों के अपने आसपास के परिवेश में व्यर्थ सामग्री चुनकर कुछ नया सर्जित करने के लिए कहना, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो देखो, कक्षा में मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश का तात्पर्य है कि कक्षा में बच्चों को पुस्तकें व अन्य प्रकार की पठन सामग्री पढ़ाने के क्या देना, अवसर देना। क्या आया यहाँ पर, अवसर। ठीक है, यहाँ पर पढ़ने की सामग्री, यहाँ पर भी अवसर है, यहाँ पर भी अवसर है। तो अगर देखोगे तो इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। अभी इसको समझ लो कैसे। देखो, मुद्रित लिखित समृद्ध वातावरण साक्षरता यानी विकास को बढ़ावा देने और बच्चों में पढ़ने के प्रति प्रेम को बढ़ावा देने महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या चीजें कि कक्षा में मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश का तात्पर्य क्या है कि कक्षा में बच्चों के पुस्तक और अन्य प्रकार की पठन सामग्री पढ़ने के अवसर देना। ठीक है, मुद्रित हस्तलेख सीखने के अवसर नहीं, मतलब मुद्रित लिखित, और तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट वाला सही हो जाए। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसको संदर्भित जिसमें बच्चे को विभिन्न प्रकार की प्रिंट जैसे किताबें, पत्रिकाएं, लेबल, संकेत, पोस्टर, चार्ट, सूचियां, बहुत कुछ दिखाया जाता है। ये सामग्रियां बच्चों को प्रिंट को देखने और उनके साथ बातचीत करने में कई अवसर प्रदान करती है। ठीक, तो इसीलिए बच्चे कक्षा में मुद्रित लिखित समृद्ध वातावरण से तात्पर्य कक्षा में बच्चे को पुस्तक व अन्य प्रकार की पठन सामग्री पढ़ने के अवसर देना। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है स्वर्णिम विज्ञान जागरूकता के 3 चरण कौन से हैं? अक्षर, शब्द, वाक्य, ध्वनियां, स्वरमान या सुरतान, अक्षर तुकबंदी, स्वर्णिम या गहराई गति तुकबंदी। क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर, यानी अक्षर तुकबंदी और स्वर्णिम। देखो, स्वर्णिम विज्ञान की बात करें तो तात्पर्य बोली जाने वाली भाषा, ध्वनियों को पहचानने और उनमें हेर फेर करने की क्षमता। ठीक है, अक्षर का बात करें तो इस स्तर पर बच्चों में शब्दों के अक्षरों की समझ विकसित होती है। और तुकबंदी का मतलब क्या होता है, इस चरण के में बच्चों में तुकबंदी वाले शब्दों को पहचानने बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कैट, बैट, कैप। और स्वर्णिम क्या होता है कि स्वर्णिम विज्ञान जागरूकता के अंतिम चरण व्यक्तिगत स्वरों की पहचान और उनमें हेरफेर करना शामिल है, जो भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। बच्चे शब्दों के भीतर स्वरों को पहचानना और उनका कुशलता से प्रयोग करना सीखते हैं। ठीक है, जैसे समझना है कि बिल्ली शब्द में 3 स्वर हैं, बिल्ली शब्द में कितने स्वर हैं, यानी कि 3 स्वर हैं। ठीक है, अब वे शब्दों बनाने के लिए स्वरों को मिश्रित कर सकते हैं और शब्दों को अलग अलग स्वरों में विभाजित कर सकते हैं। तो इसीलिए राइट आंसर आपका थर्ड वाला हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सी आयु में स्वर्णिम विज्ञान जागरूकता के 3 स्तर जैसे अक्षर, तुकबंदी और विकास विकसित होना शुरू हो जाता है। देखो, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 से 4 वर्ष में, 3 से 4 वर्ष में। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि इसमें शब्द
शब्दांश और तुकबंदी जैसे समझने वाले तत्व शामिल है। अधिकांश बच्चे 3 से 4 साल की उम्र में आसपास 3 स्तरों यानी कि शब्दांश, छंद, ध्वनि स्तर पर जागरूक विकसित करना शुरू कर देते हैं। समझ गए? तो इसीलिए देखो 4 से 5 की अगर आयु की बात करें तो इसमें कुछ पहलुओं का विकास जारी रहता है, लेकिन प्रक्रिया आमतौर पर पहले शुरू होती है। और 5 से 6 वर्ष के आयु स्तर पर बच्चे आमतौर पर इन कौशलों को निखारने को लागू करने होते हैं। और 6 से 7 वर्ष की आयु पर इस उम्र तक अधिकांश बच्चों में ध्वनि संबंधी जागरूकता विकसित होनी चाहिए या हो जानी चाहिए होती है। तो इसलिए राइट आंसर आपका 3 से 4 वर्ष। अगला है कि 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक मानक पठन परीक्षण देने के लिए अध्यापक के लिए सर्वोत्तम सलाह क्यों होगी, क्या होगी? तो बताओ। बच्चों से यह कहें कि परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और इस परीक्षा में अपना सर्वोत्तम दे सकते हैं। अच्छे तरीकों से पढ़ नहीं पाने वाले अलग से पढ़ाना या मानकर कि शेष विद्यार्थी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर लेंगे। परीक्षा में आने वाले प्रश्नों से मिलते जुलते प्रश्नों उत्तर अभ्यास करवाना, विद्यार्थियों को मानक परीक्षण के लिए विशेषताओं का व्याख्या करना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि परीक्षा में आने वाले प्रश्नों से मिलते जुलते प्रश्नों को क्या करवाया जाना, अभ्यास कराया जाना। अगर देखो भाई, सबको कोई भी टीचर जब होता है तो जैसे एग्जाम आते हैं तो एग्जाम से आने से पहले उनसे मिलते जुलते ही करवाए जाते हैं, क्वेश्चन करेंगे करवाए जाते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर आपका थर्ड वाला हो जाएगा। पठन देखो, विद्यार्थी की परीक्षा आने वाले प्रकार समान प्रश्नों के उत्तर देना अभ्यास कराने से शिक्षक विद्यार्थियों को परीक्षा में आने वाले प्रश्नों यानी उनके प्रारूप उनसे परिचित होने में मदद कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाषा की कक्षा में एक अध्यापक प्रत्येक बच्चे पर नई पाठ सामग्री के पठन के लिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान देता है। इस अध्यापक का यह विश्वास है कि सभी शिक्षार्थियों समूह में बेहतर तरीके से सीखते हैं। अध्यापक परीक्षण कार्यक्रमों में इसी तरह से बताया गया है। इस तरह से अध्यापक को प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के बेहतर अवसर मिलते हैं। बच्चे भिन्न भिन्न गति से तथा भिन्न भिन्न तरीकों से सीखते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को पता हो जाएगा, बच्चे भिन्न भिन्न गति से भिन्न भिन्न तरीकों से सीखते हैं, यानी कि 4th नंबर आपका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को पढ़ाना श्रेयस्कर है क्योंकि इससे अध्यापक का आत्मविश्वास बढ़ता है, इससे शिक्षण सरल हो जाता है, या बौद्धिक विकास में सहायक है, या बच्चों के स्वाभाविक परिवेश में सीखने में मदद करता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका यानी कि मातृभाषा, अगर बच्चे को देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना श्रेय यानी कि श्रेयस्कर है क्योंकि इससे अध्यापक का आत्मविश्वास बढ़ता है, इससे शिक्षण सरल हो सकता है, या बौद्धिक विकास में सहायक है, या बच्चों में स्वाभाविक परिवेश में सीखने में मदद करता है। तो यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाओगे तो उनको सीखने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा अधिगम के लिए निवेश संबंध परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि इससे बच्चे लक्ष्य भाषा में व्याकरणिक नियमों में याद कर लेते हैं, भाषा की संरचना समझ पाते हैं, लक्ष्य भाषा की घर की भाषा में अनुवाद करके भाषा सीखते हैं, जहां जहां भाषा किसी भी रूप में दिखती है उस पर ध्यान देते हैं और सीखते हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये भी आपका 4th वाला इसमें भी हो जाएगा कि जहां जहां भाषा दिखती है वहां वहां क्या होता है, यानी कि किसी भी रूप में दिखती तो उस पर ध्यान देते हैं और उसे क्या कर लेते हैं, सीखते हैं। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर है। कह रहा लेखन की पूर्व प्रक्रिया के लिए अध्यापक ने बच्चों से कहा कि वे लिखने की तैयारी के लिए अपने अपने
विचार संयोजित करें। निम्नलिखित में कौन सी युक्त लेखन पूर्व प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? मानस मानचित्रण, मुक्त लेखन, मानस मंथन, सहपाठियों में समीक्षा करवाना। क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहपाठियों में समीक्षा करवाना। देखो, अगर बात करें मानस मानचित्रण की, तो आमतौर पर पूर्व लेखन यानी कि रणनीतियों का उपयोग किया जाता है जो व्यक्ति अपने विचारों का पता लगाने और विकसित करने में मदद करता है। ठीक है। मानस मानचित्रण की बात करें तो यह विचारों के दृश्य संगठन को प्रोत्साहित करता है। जो जो होता है यानी कि दृश्य और मुक्त लेखन या यानी कि यह स्वसंस्कृत के बिना विचारों मुक्त प्रवाह को अनुमति देता। और मानस मंथन में बात करें तो यह विचारों की एक विस्तृत श्रृंखला उत्पन्न करता है। ठीक है। इसलिए राइट आंसर आपका यानी कि फोर्थ वाला हो जाएगा, सहपाठियों की समीक्षा करवाना। आगे बढ़े 12 नंबर पर, विद्यार्थियों की लेखन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण युक्त के रूप में सहपाठी द्वारा की गई समीक्षा का उद्देश्य क्या है? बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यानी कि सहपाठियों को रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना जिससे उन्हें अपने प्रारूपों में संशोधन करने के अवसर प्राप्त हो। ठीक है, क्या प्राप्त हो? अवसर प्राप्त हो। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पियाजे के अनुसार, पियाजे आ गए, पियाजे के अनुसार भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास के प्रथम चरण के अंत से आरंभ होता है। इसे क्या कहा जाए? स्थानिक जागरूकता, प्रतीकात्मक विचार, मानस मानचित्रण या वस्तु स्थायित्व। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों आपका सेकेंड नंबर वाला। क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर वाला। ठीक है। स्थानिक जागरूकता क्या होती है? अंतरिक्ष में किसी की स्थिति की समझ विशेष रूप से भाषा से बाधा नहीं है। स्थानिक जागरूकता। मानस मानचित्रण एक व्यक्ति का दुनिया का आंतरिक प्रतिनिधित्व, प्रारंभिक भाषा अधिकरण से इसका सीधा संबंध नहीं है। अब वस्तु स्थायित्व की बात करें, यह समझना कि वस्तु दृष्टि से दूर होने पर भी मौजूद रहती है। ठीक, तो ये एक महत्वपूर्ण विकास, लेकिन भाषा स्वयं नहीं है। इसीलिए पियाजे के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास चरण के अंत शुरू होती है जिसे हम प्रतीकात्मक विचार कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर है, कह रहा है एक कहानी पढ़ने के बाद गतिका कहानी अपने शब्दों में सुनाती है और उसमें कुछ नए पात्र, नए घटनाएं जोड़ती है। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? बताओ। बच्चे को टोक देना चाहिए? गलत। बच्चे की सराहना करनी चाहिए? बच्चे को सजा देनी चाहिए? बच्चों को अनदेखी करनी चाहिए? तो बच्चे की क्या करनी चाहिए? सराहना करनी चाहिए। सिंपल सा आंसर है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कूजन और यानी कूजन और बलबलाना शिशु की पहली वाक ध्वनिया है। कूजन का तात्पर्य क्या है? शिशुओं के साथ बात करते समय वयस्क की भाषा का एक रूप, लगभग 2 माह के शिशु द्वारा निकाली गई रुचिकर आवाजें, 6 माह की आयु की शुरुआत में व्यंजन स्वर के मिश्रण की लंबी तानों का दोहराव, वयस्क द्वारा ऊंचे स्वरमान में बोले गए छोटे छोटे वाक्य। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 2 वाला। कौन सा हो जाएगा? लगभग 2 माह के शिशुओं द्वारा निकाली गई रुचिकर आवाजें, स्वर। ठीक है, तो यानी कि पूंजन से तात्पर्य शिशुओं द्वारा की जाने वाली शुरुआत आवाजें जो आमतौर पर लगभग 2 महीने की उम्र में शुरू होती हैं। इस चरण के दौरान शिशु अपने प्रारंभिक भाषा के एक भाग के रूप में सुखद स्वर जैसी ध्वनियां, कूकने वाली ध्वनियां उत्पन्न करता है। तो यह उन पहली भाषा ध्वनियों में से एक है जो शिशु तब निकलते हैं जब वे मुखर क्षमताओं अन्वेषण में प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए राइट आंसर आपका 2 वाला सही हो जाएगा। तो ये थे प्यारे साथियों पेडागोगी के कुछ क्वेश्चन। कैसे लगे क्वेश्चन? अगर आपको
अच्छा से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे स्मार्ट एजुकेशन राइट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरीके से आपको हर एक क्लास मिलती रहेंगी। आगे मिले। हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग हल करने वाले हिंदी पेडागोगी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा कि रमा कक्षा में वाक्य भेद पढ़ा रही है। वह सबसे पहले वाक्य के विभिन्न भागों की व्याख्या करती है और इसके बाद वह समझती है कि किस तरह से भिन्न भिन्न शब्द मिलकर एक समग्र वाक्य बनाते हैं। रमा किस सिद्धांत का अनुसरण कर रही है? तो बताइए आप सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं आप सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमूर्त से मूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, या श्रेणी कर से चयन की ओर? क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। देखो, एक शिक्षण यानी सिद्धांत एक मौलिक दिशा निर्देश या विश्वास है कि जो प्रभावी शैक्षिक प्रथाओं के लिए आधार के रूप में कार्य करता है। तो यह मूल दर्शन एवं दर्शाता है कि शिक्षण और सीखना कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो अमूर्त से, अगर इसमें विश्लेषण से संश्लेषण की ओर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी श्रव्य भाषिक विधि की विशेषता नहीं है? तो भाषा का प्रत्येक तत्व पृथक पृथक रूप से पढ़ाया जाता है, या मुख्य रूप से पठन और वाचन पर केंद्रित है, या मुख्य रूप से श्रवण और वाचन पर केंद्रित है। इसमें प्रतिरूपों की बहुत अधिक ड्रिल करवाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर 2 वाला, या मुख्य रूप से पठन एवं वाचन पर केंद्रित है साथियों। आगे बढ़ते थर्ड नंबर क्वेश्चन पर, और मतलब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समवध्नि विषम ध्वनि शब्दों वाले भाषाई खेल किसका विकास करने में मदद करते हैं? शब्द भंडारण, वाचन के समय ध्वनि, वाचन के समय स्वर शैली, लहजा, वाचन के समय विराम चिन्ह। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका सही राइट आंसर होगा शब्द भंडार। ठीक है, शब्द भंडार भाषा खेल बोले गए शब्दों को हेर फेर करके उन्हें अप्रशिक्षित कानों के लिए समझ से बाहर करने की एक प्रणाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, लक्ष्य दृश्यात्मक शब्द विद्यार्थियों को किसमें मदद नहीं करेंगे? तो किसमें नहीं मदद करेंगे बताओ? लक्ष्य दृश्यात्मक शब्द नए पाठकों में आत्मविश्वास पैदा करते हैं। बच्चों को अधिक कठिन शब्दों को समझने के लिए अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए। लक्ष्य दृश्यात्मक शब्द अच्छी तरह से पठन के लिए संकेत देते हैं। लक्ष्य दृश्यात्मक शब्द शब्दों का अर्थ समझने के लिए संकेत देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ वाला। लक्ष्य दृश्यात्मक शब्द शब्दों तथा अर्थ को समझने के लिए संकेत देते हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुधा अपने विद्यार्थियों में बारीकी से पठन का कौशल विकसित करना चाहती है। वह कौन सी गतिविधि सबसे अधिक अच्छी रहेगी? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक समान विषयों में कविताओं की खोज, या शब्दकोश में शब्द की खोज, पत्रिका में किसी पत्ते स्थान की खोज, एक समान विषय वाली कहानियों की खोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्रिका में किसी पत्ते स्थान की खोज। आगे राइट आंसर है, मुहावरे एवं लोकोक्तियों के वाक्य की रचनाओं का ज्ञान विद्यार्थियों को किस बात में मदद नहीं करेगा? शब्द भंडार का विकास, पठन कौशल, हस्तलेख, या लेखन कौशल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हस्तलेख में। ठीक है, हस्तलेख। मुहावरे, कहावतें, वाक्यांश, क्रियाएं भाषाई तत्व हैं जो एक छात्र की शब्दावली और भाषा के समझ को बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत छोटा सा ये प्रैक्टिस सेट होगा आपके लिए। कक्षा में नाटक के प्रयोग संबंध में कौन सा सही नहीं है?
नाटक का प्रयोग केवल बड़े विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। नाटकों का प्रयोग करके विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थियों के पठन, लेखन, श्रवण, वाचन का विकास किया जा सकता है। नाटक एक साथ कई भाषाओं, दक्षताओं के विकास में मदद करते हैं। नाटक विद्यार्थियों के लिए कभी भी उपजाऊ नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नाटक का प्रयोग केवल बड़े विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा की कक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक का प्रयोग किसमें मदद करता है? शिक्षार्थियों के बीच अंतरों को और अधिक बढ़ाने में, प्रामाणिक सामग्री तक सहज पहुंच प्राप्त में, विद्यार्थियों की प्रतियोगिता के भाव को अधिक बढ़ाने में, विद्यार्थियों को रोजगार देने में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रामाणिक सामग्री तक सहज पहुंच प्राप्त में। ध्वन्यात्मक जागरूकता, ठीक है, ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित करने या तर्कबंदियों की विशेष भूमिका क्योंकि क्या हो जाएगा राइट आंसर? इनमें दोहराव, लय एवं तुकबंदी होती है। सेकंड नंबर वाला आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़े 13 नंबर। क्लोज परीक्षण किसका आकलन करते हैं? श्रवण बोध, पठन बोध, वाचन कौशल, विश्लेषण कौशल। इसका राइट आंसर हो जाएगा पठन बोध का। आप किस कथन में सहमत हैं? लेखन प्रक्रिया शिक्षण के समय अध्यापक को वर्तनी की गलतियों में अनदेखी करनी चाहिए। लेखन प्रक्रिया शिक्षण के समय अध्यापक को वर्तनी में गलतियों को अनदेखी नहीं करना चाहिए। लेखन प्रक्रिया शिक्षण के समय अध्यापक को इस बात में अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि विद्यार्थियों ने अपनी कॉपी में बहुत अधिक हंसिया मर्जी ने नहीं छोड़ा है। लेखन प्रक्रिया में शिक्षण के समय अध्यापक को हस्तलेख में अनदेखी करनी चाहिए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर वाला। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि भाषा की कक्षा में मानचित्रण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? विद्यार्थियों को दिशा ज्ञान सिखाने के लिए, विद्यार्थियों को नम्रता से बोलने सिखाने के लिए, विद्यार्थियों को सही तरीके से लिखना सीखने के लिए, या विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनना सिखाने के लिए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विद्यार्थियों को दिशा का ज्ञान देना सिखाने के लिए। ठीक है, तो ये थे आपके हिंदी पेडागोजी कुछ क्वेश्चन जो हमने आपको हल करवाए कि यदि शिक्षार्थी लक्ष्य भाषा के संदर्भ में कम अभिज्ञ है तो इस स्थिति में व्याकरण शिक्षण का क्या तरीका होना चाहिए? निगमनात्मक, अध्यापक केंद्रित, कंठस्थीकरण को प्रोत्साहन, अंतःक्रियात्मक और शिक्षार्थी केंद्रित। कैसा होना चाहिए बताइए आप सभी को? तो इसका राइट आंसर आपका फोर्थ वाला हो जाएगा। कैसा होना चाहिए? अंतःक्रियात्मक और शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, अगर इसको चीज समझोगे तो जब शिक्षार्थी का लक्ष्य भाषा से कम परिचय होता है, किससे, यानी कि भाषा कम परिचय होता तो व्याकरण का शिक्षण अंतःक्रियात्मक और शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें निगमनात्मक दृष्टिकोण से नियम प्रस्तुत करना, फिर उदाहरण देना शामिल होता है इसमें। ठीक है, और शिक्षक केंद्रित यानी अध्यापक केंद्रित की बात करें तो इस दृष्टिकोण से अक्सर सीधे निर्देश पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, कंठस्थीकरण को प्रोत्साहन के लिए बात करें तो इसमें याद रखने के लिए लेबल का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका फोर्थ वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्वनियों के आधार पर शब्द समूहों की श्रेणी को क्या कहा जाएगा? तो क्या कहा जाएगा? ध्वन्यात्मक समूहीकरण, केशा विषयक समूहीकरण, व्याकरणिक समूहीकरण, अर्थ विषयक समूहीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ध्वन्यात्मक समूहीकरण आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ठीक है, समूहीकरण का संबंध यानी भाषा प्रणाली और इसकी संरचना से। भाषा प्रणाली को सामूहिकृत करने का अर्थ है कि ध्वनियाँ, शब्द, वाक्यांशों, अर्थ क्या सीखना जाने। ठीक है, तो इसको अगर समझोगे तो ये बाकी सब आपके गलत हैं कि विशेषताएं यानी उनमें मौजूद ध्वनियों के आधार पर एक साथ समूहित करने के एक तरीका है। ठीक है,
अगर कोशाविषयक सामूहिकरण की बात करें तो इसमें किसी भाषा में शब्दों या उनके अर्थ के रूप में कार्यों के आधार पर सामूहिकृत करना शामिल है। और अर्थ विषयक यानी कि व्याकरण अर्थ विषयक सामूहिकरण की बात करें तो इसकी बात हो जाएगी, इसका तात्पर्य होता है कि शब्दों, अर्थ और आधार पर एक सामूहिक करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षार्थियों के वाचन कौशल को समृद्ध करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? उन्हें शाश्वत पठन के लिए कहना, बंद अंता वाले प्रश्न पूछना, उन्हें अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने के लिए कहना, उन्हें विभिन्न प्रकार की वाचक संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंद अंता वाले प्रश्न पूछना, यानी कि आपका सेकंड नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, पठन का तात्पर्य सामान्य पाठ सामग्री को डिकोड करना है। पठन से समय पाठक अर्थ ग्रहण करते जाते हैं। एक अच्छे लेखक को पता होना चाहिए कि उसके पाठक कौन हैं। पठन और लेखन के लिए व्यक्ति के पास पर्याप्त शब्द संपदा होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, पठन का तात्पर्य सामान्यतः पाठ सामग्री के को डिकोड करना। ठीक है, यानी कि डिकोड का मतलब क्या होता है कि पढ़ते समय पाठक सक्रिय रूप से अर्थ का निर्माण करता है, या कई पढ़ने के सिद्धांतों में एक केंद्रीय अवधारणा है जहां पाठक पृष्ठभूमि ज्ञान और जुड़ाव पाठ को समझने को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अगर बात करें, पढ़ना आमतौर पर पाठ को डिकोड करने के संदर्भित करता है। डिकोडिंग करते समय ध्वनियों और प्रतीकों के बीच के संबंध को समझाना पढ़ने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, या पूरी तरह से पढ़ने में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आपका राइट आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी गतिविधि जीवन की वास्तविक स्थितियों में भाषा के प्रयोग में अधिक सहायता नहीं करेगी? श्यामपट्ट से नकल करना, प्रमाणिक सामग्री का पठन, समाचार सुनना, प्रतिबंधक जर्नल लिखना। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यामपट्ट से नकल करना। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं श्यामपट्ट से नकल करना के लिए, यानी कि नहीं है तो बच्चे को अगर सब नकल करके सिखाओगे तो वो मायने नहीं रखता है। तो इसलिए राइट आंसर यही वाला होगा। देखिए वास्तविक जीवन स्थितियों में किसका प्रयोग? भाषा का उपयोग विभिन्न संदर्भों और सेटिंग से प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए भाषा में व्यवहारिक अनुप्रयोग को संदर्भित करता है। इससे जानकारी देने, विचारों की भावनाओं को व्यक्त करने, रोजमर्रा की जिंदगी में दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए बोली जाने वाली या लिखित भाषा का उपयोग करना शामिल है। ठीक है, और अगर प्रमाणिक सामग्री पढ़ाना, इसका अगर बात करें तो इसमें भाषा सीखने वालों के लिए नहीं बल्कि देशी वक्ताओं के लिए बनाए गए पाठों को पढ़ना शामिल है। ठीक है, समाचार सुनना की बात करें तो यह छात्रों को वास्तविक दुनिया, वर्तमान संदर्भों में बोली जाने वाली भाषा से परिचित कराता है। ठीक है, प्रतिबंधित जर्नल लिखना क्या बात करें तो यह गतिविधि छात्रों को लक्ष्य भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने प्रोत्साहित करती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक उत्साही अध्यापक किसी एक पारंपरिक कक्षा में भाषा कौशलों के विकास में शिक्षार्थियों की मदद कैसे कर सकते हैं? पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा, निर्धारित पाठ्य पुस्तकों द्वारा, स्वयं निर्मित सामग्री माध्यम से, अतिरिक्त सूचनाएं देकर, साप्ताहिक परीक्षाओं द्वारा। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वनिर्मित सामग्री के माध्यम से, अतिरिक्त सूचनाएं देकर। ठीक है, एक उत्साहित शिक्षक स्वयं तैयार सामग्री के माध्यम से अतिरिक्त जानकारी देकर शिक्षार्थियों को पारंपरिक कक्षा में भाषा कौशल विकसित सबसे प्रभावी ढंग से मदद कर सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन है, लेखन विचारणीय रूप से जटिल चिंतन प्रक्रिया, हालांकि अच्छे लेखन के लिए किसकी जरूरत नहीं है?
ये शब्द जरूर ध्यान रखा करिए। नहीं जहाँ पर होता है ना इम्पोर्टेंट शब्द होता है। योजना बनाने के लिए काफ़ी समय लगाना, पाठक के बारे में विचार करना, लिखे हुए पुनः पुनः पढ़ना, यदि आवश्यक है तो पुनः लेखन प्रारूप का अंतिम रूप देना, प्रक्रिया की अनदेखी करना, केवल अंतिम रूप ध्यान देना। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रक्रिया की अनदेखी करना, केवल अंतिम रूप पर ध्यान देना। ठीक है। लेखन यानी कि योजना बनाने में काफ़ी समय खर्च करना, क्योंकि यह वास्तव में लेखन का एक अनिवार्य हिस्सा है। ठीक है, ये इसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर लेखन लिखित भाषा के उपयोग माध्यम से विचारों या जानकारी को व्यक्त करने की क्रिया या प्रक्रिया, इसमें लिखित ग्रंथों का निर्माण शामिल है, जिसमें निबंध लेखन, कहानियां, कविताएं, रिपोर्ट, पत्र, ईमेल, कुछ बहुत सारी चीजें रूप शामिल हो सकते हैं। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा कथन सही नहीं है? श्रवण, वाचन, पाठन और लेखन भाषा कौशल। ठीक है। लिखित भाषा वाचिक भाषा से भिन्न हो सकती है। लेखन आनंद के लिए है। अंतः पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं है। वाचन योजना बंद नहीं हो सकता, पर लेखन बहुत भलीभांति योजना बनाने की जरूरत है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, लेखन आनंद के लिए एवं अंतः या पाठक निर्देशित नहीं है। ठीक है। आगे बढ़े 9 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है किसी अध्यापक को कक्षा 8 के विद्यार्थियों को लेखन कौशल संबंधी शिक्षण देने के लिए पाठ योजना बनाते समय किस काम से बचाना चाहिए? होटल में बुकिंग करने से जुड़ी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए ईमेल लिखना, व्याख्यान के दौरान टिप्पणियां लिखना और उनका सारांशीकरण करना, कक्षा में प्रस्तुतिकरण हेतु स्लाइड आदि बनाना, शिक्षार्थियों का ऐसा कार्य देना जो भाषा के रूप में नियमों सीखने पर केंद्रित हो। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों का ऐसा कार्य देना जो भाषा के रूप में व नियमों को सीखने पर केंद्रित हो। ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक जापानी विद्यार्थी अंग्रेजी, फ्रेंच और जापानी भाषा प्रवाहपूर्ण बोल लेती है। संभवतः यह है भाषा शिक्षार्थी है, एकल भाषी है, बहुभाषिक है, द्विभाषिक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुभाषिक है। ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यालय में भाषा शिक्षण पाठ्य पुस्तकों के अलावा भी होनी चाहिए। इस कथन के आलोक में आप मिडिल विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषा अधिगम के समृद्ध करने के लिए किस प्रकार के संसाधन व गतिविधियों का प्रयोग करेंगे? बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमाणिक साहित्य का पठन या निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का पठन या द्विभाषिक शब्दकोश का प्रयोग, अध्यापक द्वारा निर्मित वर्कशीट का पर काम। तो इसका प्रमाणिक साहित्य का पठन हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वाक्य विकार जिसमें एक ही शब्द बार बार दोहराने से वाचन प्रभाव बाधित होता है। हकलाना, त्रुटिपूर्ण उच्चारण, अफेजिया या डिस्फेजिया। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हकलाना। ठीक है। हकलाना एक वाणी विकार है जिसमें किसी व्यक्ति की वाणी व्यवधान या असमंजस शामिल होता है। समझ गए? अब डिस्फेजिया का मतलब क्या होता है? इससे जिसे वाचघात के रूप में जाना जाता है। एक भाषा विकार है जो किसी व्यक्ति की प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को खराब कर देता है। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थियों को अच्छे वाचन के लिए प्रशिक्षित करने हेतु कौन सी युक्ति प्रयुक्त में नहीं करनी चाहिए? सही उच्चारण प्रदर्शन करके, जिह्वा व होठों की सही दिशा व का अभ्यास करके, शब्दों का अनुसरण करने के लिए देखने का अभ्यास करके, शिक्षार्थी को 1 मिनट बोलने का अवसर देना जिससे उनकी गलती की पहचान हो सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्दों के अनुसरण करने के लिए देखने का अभ्यास करके। ठीक है। आगे बढ़े 14। ग्रह भाषा कौशल कौन से होते हैं? तो बताओ। भाषा का प्रयोग करते समय स्वयं को सही करने में सक्षम, व्याकरणिक संरचनाओं का सटीक उपयोग, विभिन्न शैलियों में लेखन, सूचनाओं के लिए श्रवण में एवं पठन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूचनाओं के लिए श्रवण एवं पठन। ठीक है।
देखो इसमें क्या होता है, किसी भी वातावरण में प्रभावी संरचना और दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए भाषा कौशल सिखाना आवश्यक है। यह किसी व्यक्ति को उचित और प्रभावी पारंपरिक संरचना के लिए बोली जाने वाली भाषा को समझने के लिए विकसित करने की अनुमति देता है। ठीक है, भाषा के 4 बुनियादी कौशल हैं। सुनना, कौन कौन? सुनना, बोलना, पढ़ना और आपका कौन सा हो जाएगा? लिखना। ठीक है, सुबो पीली। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। समझ गए? तो इसका राइट आंसर सूचनाओं के लिए श्रवण एवं पठन हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपचारात्मक अध्यापन का क्या उद्देश्य है? वर्तमान कार्यनीतियों में व्याकरण शुरू करना, विद्यार्थियों को ज्ञान का परीक्षण, शिक्षार्थियों के जिन व्याकरण इकाइयों में सही तरह से नहीं सीखा उनका पुनः शिक्षण करना। ठीक है, शिक्षा यानी शिक्षार्थियों को व्याकरण पढ़ाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों ने जिन व्याकरण इकाइयों को सही तरह से नहीं सीखा उनका पुनः शिक्षण करना। तो ये थे साथियों 15 क्वेश्चन। कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, मस्त पढ़ाई करें और सीटेट अच्छे से आप सभी लोग पास हो जाएं। ठीक है, सीटेट पास हो जाए। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।